गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 5 है, जो हमेशा की तरह एक रीडिंग एक्टिविटी से शुरू होगा और फिर आपसे इसी एक्टिविटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। लेकिन उससे भी पहले जवाब ले लीजिए उस क्वेश्चन का जो आपसे डे 4 की एक्टिविटी में पूछा गया था। डे 4 की एक्टिविटी में आपसे एक बुक का नाम पूछा गया था, जिसकी राल्फ वाल्डो इमर्सन और महात्मा गांधी जी ने बड़ी तारीफ की थी। तो उस बुक का नाम है भगवत गीता। भगवत गीता, जी हाँ, जिंदगी के छोटे छोटे डाउट्स और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल वर्किंग सोल्यूशन देने वाली एकमात्र पुस्तक है भगवत गीता। और ये सिर्फ एक रिलीजियस बुक नहीं है, बल्कि दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल बुक है। ये बुक कितनी पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि हर धर्म के लोगों ने इस बुक की टीचिंग्स और प्रीचिंग्स को सराहा है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक, फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट एंड साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी इस बुक को वन ऑफ हिज फेवरेट बुक्स बताया है। अब आप खुद ही सोचिए, एपीजे अब्दुल कलाम, एक ऐसा बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, उसके गांव में लाइट भी नहीं थी, उसके पापा एक सिंपल नाविक थे। अगर वो बच्चा एपीजे अब्दुल कलाम इस बुक से मोटिवेट होकर अपनी लाइफ में इतना आगे जा सकता है, तो कोई भी बंदा इस बुक को पढ़कर कुछ भी हासिल कर सकता है। अब बात करते हैं अपनी आज की एक्टिविटी की। ये जो पैराग्राफ है, ये एक देश, एक कंट्री के ऊपर लिखा गया है और इसमें कंट्री का नाम हाइड किया गया है और आपको उसी कंट्री का नाम गेस करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। रीडिंग मेरे साथ साथ कीजिए और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम रीडिंग करते हैं तो हमें चीजों का अनुवाद नहीं करना होता है, बल्कि उनका मतलब निकालना होता है। यही रीडिंग का पहला रूल है। तो शुरुआत ही ब्लैंक से हुई है। इसी ब्लैंक में इस कंट्री का नाम था, जो कि हम लोगों ने हाइड किया है। इट इज अ सोवरीन सिटी स्टेट एंड आइलैंड कंट्री इन मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया। ये एक सोवरीन का मतलब होता है संप्रभु, सिटी स्टेट का मतलब होता है ये शहर भी है, ये राज्य भी है, एंड आइलैंड कंट्री, और एक द्वीप है जिसको कि देश का दर्जा प्राप्त है। इन मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया, मैरीटाइम का मतलब होता है जिसका बॉर्डर समुद्र हो, यानी साउथ ईस्ट एशिया का, दक्षिण पूर्व एशिया का समुद्री बॉर्डर वाला ये एक देश है, जो कि एक द्वीप भी है, एक राज्य भी है, एक सिटी भी है। ऐसे संप्रभुता संपन्न देश का नाम हमें गेस करना है। आइए आगे भी जान लेते हैं। It lies about 1 degree of latitude north of the equator। देखिए, अगर ये ग्लोब है और ये बीच से इक्वेटर जाती है, इक्वेटर का मतलब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के नॉर्थ में यानी ऊपर की ओर सिर्फ 1 डिग्री लिखा हुआ है। 1 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यानी इक्वेटर के नॉर्थ में 1 डिग्री चलेंगे। 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड होता कितना है? 137 किलोमीटर्स या फिर 85 माइल्स। ग्लोब पर जो पड़ी लाइनें होती हैं उनको लैटिट्यूड कहते हैं। तो सिर्फ 1 डिग्री लैटिट्यूड चलने से ही नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के नॉर्थ में ये देश है। ऑफ द सदर्न टिप, इसको साउदर्न नहीं पढ़ेंगे, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, गलत उच्चारण है साउदर्न, सही उच्चारण है सदर्न। ऑफ द सदर्न टिप ऑफ द मैले पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप। जैसे कि भारत का नक्शा नीचे से पराठे जैसा है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थल पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय मलेशिया की सदर्न टिप पर हमें ये मिलता है, यानी दक्षिणी छोर पर हमें ये मिलता है। बाई एक्सटेंशन, अगर विस्तार की बात करें, द सदर्न मोस्ट एक्सट्रीमिटी ऑफ द कॉन्टिनेंटल यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब यूरोप प्लस एशिया, तो यूरोप और एशिया को मिलाकर बनता है यूरेशिया। तो यूरेशिया महाद्वीप के एक्सट्रीम पर, सदर्न मोस्ट एक्सट्रीम पर, सुदूर दक्षिण में इसका विस्तार है। इट इज वन ऑफ द 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एशियान। ये एशियान के 5 फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, यानी जब एशियान का फाउंडेशन रखा गया था तो उन 5 देशों में ये एक देश था। एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और साथ ही साथ इट इज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, विश्व व्यापार संगठन का ये मेंबर नेशन है। ईस्ट एशिया समिट, पूर्वी एशिया शिखर देशों में से एक है।
नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो मेंबर नेशंस हैं, सदस्य देश हैं, उनमें से ये एक है। नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब होता है किसी भी महाशक्ति का समर्थन न करना और तटस्थ रहना। जैसे कि अपना भारत देश है, वैसे ही ये देश भी नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर नेशन है एंड द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, और राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य है, एंड इज अ रिकरेंट गेस्ट इनवाइटी टू द एनुअल G20 समिट। और ये लगातार गेस्ट इनवाइटी रहा है, यानी मेहमान देशों का स्वागत करने वाला एनुअल G20 समिट में। जो सालाना G20 शिखर वार्ता होती है, शिखर बैठक होती है, शिखर सम्मेलन होता है G20 देशों का, उसकी अगवानी यही देश करता है। जिस तरह एग्जामिनर का ऑपोजिट होता है एग्जामिनी, इंटरव्यूअर का इंटरव्यूई, वैसे ही इनवाइटी एक शब्द है, यानी निमंत्रण देने वाला। इट्स आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल अफेयर्स। वैश्विक मुद्दों पर इसका व्यापक प्रभाव। रिलेटिव टू इट्स साइज, यानी इसके साइज के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो वैश्विक मुद्दों पर इसका प्रभाव जबरदस्त है। तो दिस इन्फ्लुएंस हैज लेड टू इट बीइंग क्लासिफाइड एज अ मिडिल पावर। तो इसी प्रभाव ने इसे दर्जा दे दिया है मिडिल पावर का। सुपर पावर तो नहीं कह सकते, लेकिन पिद्दी देशों में से भी नहीं है, ये मिडिल पावर है ये देश। The country is the most developed sovereign nation in Asia। पूरे एशिया का संप्रभुता संपन्न अगर कोई देश मोस्ट डेवलप्ड है तो वो यही देश है। Being ranked 9th on the UN Human Development Index, संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में बड़ी हाई रैंक है इसकी, 9th रैंकिंग है इसकी मानव विकास सूचकांक में। अपना देश इस देश से बहुत पीछे है। एंड हैज द 7th हाईएस्ट GDP पर कैपिटा इन द वर्ल्ड, और पूरे संसार में 7वीं सबसे अधिक GDP पर कैपिटा देने वाला देश है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड बाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टू बी द मोस्ट इनकरप्टिबल नेशन इन एशिया। पूरे एशिया में भ्रष्टाचार मुक्त कोई अगर देश है तो यही देश है, ऐसा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एजेंसी है उसका कहना है। एंड द 5th मोस्ट इनकरप्टिबल वर्ल्ड वाइड, और पूरे विश्व में 5वां भ्रष्टाचार मुक्त देश है। इट इज प्लेस्ड हाईली इन की सोशल इंडिकेटर्स, जो मुख्य सामाजिक सूचक होते हैं खुशहाली के, उसमें इसकी बड़ी हाई रैंक है। एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, पर्सनल सेफ्टी में और हाउसिंग में, इन सभी चीजों में इसकी रैंक बहुत हाई है। विद अ होम ओनरशिप रेट ऑफ 91%, यानी यहाँ पर 91% लोग मकान मालिक हैं, उनके पास उनका खुद का घर है। हेयर द सिटीजन्स एंजॉय वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसीज एंड वन ऑफ द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स इन दी वर्ल्ड, यानी यहाँ के जो नागरिक हैं उनकी जीवन प्रत्याशा विश्व में सर्वाधिक है, और यहाँ की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है पूरे विश्व में। एज अ सिटी, अगर एक देश के नजरिए से नहीं बल्कि एक सिटी के नजरिए से इसे देखें तो इट इज क्लासिफाइड एज एन अल्फा प्लस ग्लोबल सिटी। तो इसे अल्फा प्लस ग्लोबल सिटी का दर्जा प्राप्त है। एंड इज द ओनली कंट्री इन एशिया, और ये पूरे एशिया में इकलौता देश है विद एन AAA सोवरीन रेटिंग फ्रॉम ऑल मेजर रेटिंग एजेंसीज, और सभी बड़ी रेटिंग एजेंसीज से इसे AAA सोवरीन रेटिंग मिली है, जो कि पूरे एशिया में किसी देश को नहीं मिली है। इट इज अ मेजर फाइनेंशियल एंड शिपिंग हब, ये वित्तीय और जो जल व्यापार है उसका एक हब है, उसका एक केंद्र है जो सभी देशों से जुड़ा हुआ है। consistently ranked the most expensive city to live in since 2013। 2013 से लगातार इसे रहने की दृष्टि से सबसे महंगा शहर माना गया है। एंड हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ टैक्स हेवन, और इसे टैक्स हेवन के रूप में चिन्हित किया गया है। टैक्स हेवन का मतलब होता है वह देश जहां पर टैक्स की दरें सबसे कम है, न्यूनतम है, यानी लोग अपना टैक्स बचाने के लिए यहाँ की नागरिकता भी ले लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज अपना रजिस्ट्रेशन ही यहीं कराती हैं ताकि उन्हें कम से कम टैक्स देना पड़े। इट इज ऑल्सो अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पर्यटकों के लिए बड़ा ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है
विद वेल नोन लैंडमार्क्स। और यहाँ के जो पर्यटन स्थल में मुख्य स्थान है वो है द मर्लिन, मरीना बे सैंड्स, गार्डन्स बाय द बे, यानी खाड़ी के बगल में बागीचे मिलेंगे आपको, द ज्वेल, द ऑर्चार्ड रोड शॉपिंग बेल्ट। ऑर्चर्ड का मतलब होता है फलों का बगीचा, तो फलों के बगीचे से गुजरती हुई सड़क, और वहां पर भी है शॉपिंग बेल्ट, यानी भरपूर शॉपिंग कीजिए। तो इस मॉडर्न एज में किसी जन्नत से कम नहीं होगी वो जगह जहाँ पर हरियाली भी है और आप शॉपिंग भी कर रहे हैं। द रिजॉर्ट आइलैंड ऑफ सेंटोसा एंड द, देश के नाम से ही है, बोटेनिक गार्डन, यहाँ के जो वनस्पतिक बगीचे हैं। द ओनली ट्रॉपिकल गार्डन इन द वर्ल्ड टू बी ऑनर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर माना है इन बोटेनिक गार्डन्स को, और इन बोटेनिक गार्डन्स का नाम इसी देश के नाम पर है। तो इतनी देर से मैं जो भी कुछ पढ़ रहा था उन सभी बातों का लेना देना सिर्फ एक देश से है, और उसी देश का, उसी कंट्री का नाम गेस करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। आइए अब मेन कोर्स की बात कर लेते हैं। बात हो रही थी ग्रामर की। 24 कैरेट प्योर इंग्लिश स्पीकिंग वाली ग्रामर आपको पढ़ाना था। तो आइए ग्रामर की बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग की स्पेशल ग्रामर क्या होता है, ग्रामर तो सब एक जैसी होती है। तो अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। आप इस कोर्स को कंटिन्यू करिए और फिर आप ही मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप इस ग्रामर को एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये ग्रामर स्कूल सिलेबस वाली ग्रामर के जैसा बोरिंग है या फिर इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो रेगुलर ग्रामर है और जो स्पीकिंग वाली ग्रामर है उसके बीच में सिमिलैरिटी केवल आपको 10% की मिलने वाली है, बाकी 90% आपको सब कुछ नया नया सा मिलेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। देखिए, जो कुछ भी हम अपने मुंह से बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, वो हमारा स्पीच होता है। और उस स्पीच के कितने पार्ट्स पॉसिबल हैं, आइए गिनती कर लेते हैं। जो कुछ भी किसी के मुंह से निकला है इंग्लिश में, देखिए ये राम इज अ गुड बॉय, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। और इसी तरह कोई बड़ा सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर कोई अपने मुंह से बोल रहा है, उसमें भी और इसमें भी जो स्पीच के पार्ट्स हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे कि किसी भी सेंटेंस में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, उस सेंटेंस में वर्ब हो सकती है, उस सेंटेंस में एडजेक्टिव हो सकता है, उसमें एडवर्ब हो सकती है, उसमें हो सकता है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, या फिर हो सकता है इंटरजेक्शन। स्कूल में ये सब कई दिनों तक चला होगा, यहाँ पर 2 मिनट में फिनिश होने वाला है। देखिए, नाउन का मतलब होता है कोई भी नाम। अगर किसी नाम की कोई चीज है तो वो नाउन है। राम नाम का कोई इंसान देखा है तो नाउन है। पनीर नाम की कोई चीज देखी है तो वो नाउन है। इंसानियत नाम की चीज भी अगर होती है तो ह्यूमैनिटी भी नाउन है। तो नाउन क्या होता है? नाम देने वाला शब्द होता है। किसी भी चीज को उसका एक नाम देने वाला शब्द होता है नाउन। और बार बार नाउन के प्रयोग से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी अगर हमें बार बार राम नहीं बोलना है तो एक बार राम बोलने के बाद हम ही लगाने लगते हैं। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। आई लाइक चीज, मुझे पनीर पसंद है। इट इज वेरी न्यूट्रिशियस, ये बड़ा ही पोषण वाला होता है। ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। वी शुड हैव इट इन अवर हार्ट, हमारे दिल में ये होनी चाहिए। तो आपने देखा कि राम के लिए ही का यूज हो रहा है, चीज और ह्यूमैनिटी के लिए इट का यूज हो रहा है, तो ये प्रोनाउन है। वर्ब, अगर हम सब्जेक्ट से, नाउन से कोई काम करवा लें, राम इज गोइंग तो ये वर्ब है, राम इज ईटिंग तो ये वर्ब है। तो जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको वर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव, अगर हम नाउन या प्रोनाउन की कोई खूबी बता रहे हैं कि राम गुड है, राम इज अ गुड बॉय, तो ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वैसे तो वर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन सच तो ये है कि ये किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है। राम ईट्स फास्ट, बड़ा जल्दी जल्दी खाता है राम, तो ये जो फास्ट है ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि ये तेज खाता है। इसी तरह से प्रीपोजिशन,
राम इज इन द रूम, राम इज ऑन द रूफ। ये प्रपोजिशन है जो किसी नाउन की पोजीशन को बताता है। कंजंक्शन ये कनेक्टर का काम करता है, जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम केम टू द पार्टी विद हिज पेरेंट्स। तो ये कनेक्टर का काम करते हैं दो नाउन्स के बीच में। और इंटरजेक्शन ये विस्मय बोधक शब्द हैं, जैसे कि ओह, जैसे कि एलस। तो 5 मिनट के अंदर आपने ये समझ लिया कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, इससे बाहर उसमें कुछ नहीं होता। और जिनको इससे भी ज्यादा आसान भाषा में बात को समझना है, वो यहाँ देखो। आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में इंग्लिश स्पीकिंग करते हुए जो आप सेंटेंस फॉर्म करते हैं, उसमें सिर्फ आपको 3 चीजों की फिक्र करनी है। पहला तो सब्जेक्ट की, दूसरा वर्ब की, और तीसरा ऑब्जेक्ट की। अगर 8 चीजों की चिंता नहीं कर पा रहे हैं तो 3 चीजों की परवाह तो कर ही सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और लोग कोशिश करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ग्रामर में सेट करते हुए इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गच्चा कहाँ खा जाते हैं इस बात को समझते हैं। एक्चुअली वर्ब भी हमारा 2 टाइप का होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। लोगों को गलतफहमी ये होती है कि उनकी मेन वर्ब तैयार नहीं रहती। मेन वर्ब तो समझते हैं, ईट, गो, रन, ये सब मेन वर्ब्स हैं, ये डिक्शनरी में भी मिल सकती हैं। तो प्रॉब्लम मेन वर्ब का नहीं होता, मेन वर्ब तो हमें कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। प्रॉब्लम होता है हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन लोगों को गलतफहमी होती है कि हमें मेन वर्ब नहीं आता, मेन वर्ब हमें हर चीज का पता नहीं है, इसलिए हम इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पा रहे हैं, या इंग्लिश बोल रहे हैं तो गलत हो रहा है। गलत मेन वर्ब की वजह से नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है हेल्पिंग वर्ब की वजह से। क्योंकि अभी तक हेल्पिंग वर्ब कितना पढ़ा, सिर्फ 22। जितना हमें टेंस में पढ़ा दिया गया उतनी हेल्पिंग वर्ब आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं। डू, डज, डिड, विल, शैल, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये टोटल 22 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और अगर हम इनके सहारे रहेंगे तो कभी स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हम चाहते तो 2-4 नई हेल्पिंग वर्ब्स लिख के ETC बना देते, एटसेट्रा बना देते, लेकिन नहीं। ऑल पॉसिबल हेल्पिंग वर्ब्स, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स पॉसिबल हैं, उन सबकी लिस्ट यहाँ पर मैंने दे दी है, और इन सबका इस्तेमाल हमें सीखना है, तभी आप कॉन्फिडेंट होके इंग्लिश बोलना सीख पाओगे। और इन्हीं में वो टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब्स आपको मिल जाएंगी। तो ऐसा ना हो कि जब मैं आपको इनका इस्तेमाल सिखाऊं तो आप सोचो कि ये तो मैं पहली बार बोल रहा हूँ। वो पहली बार वाला कारनामा आज ही कर लेते हैं। एक एक वर्ब को मेरे साथ आपको बोलना है। डू, डज, डिड, डू, डज, डिड, विल, शैल, इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, has, have, had, will have, shall have, has been, had been, will have been, shall have been, can be, could be, could have been, may be, might be, might have been, should be, should have been, would be, would have been, must be, must have been, ought to be, ought to have been, is to be, am to be, are to be, was to be, were to be, has to be, have to be, had to be, will have to be, used to be। अब जितनी हेल्पिंग वर्ब्स पॉसिबल थी मैंने सारी की सारी लिख दी। अब अगर इनके अलावा भी कोई हेल्पिंग वर्ब आपकी जानकारी में हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हम अपने प्रोग्राम को अपडेट कर देंगे। अदरवाइज जहाँ तक मेरा मानना है, आप अपनी पूरी ज़िंदगी इंग्लिश स्पीकिंग करोगे और आपको इससे बाहर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब बात करते हैं टेंस की। टेंस पढ़ाना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप में से कुछ को टेंस बिल्कुल नहीं आता, कुछ को आधा अधूरा आता है,
और जिनको पूरा भी आता है उनको इंग्लिश स्पीकिंग वाला टेंस नहीं आता है। और मैंने पहले भी बोल रखा है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि यहाँ पर सब कुछ आपको स्पीकिंग वाला मिलेगा, यानी ये जो टेंस भी है ये स्पीकिंग वाला मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, टेंस का मतलब होता है काल। काल को समय भी कहते हैं, यानी कोई भी बात जब आप अपने मुंह से बोलते हैं तो या तो वो प्रेजेंट की बात होती है, वर्तमान की, या तो वो बात पास्ट की होती है, भूतकाल की, या फिर वो बात फ्यूचर की होती है, भविष्य की बात होती है। और इसमें से हर एक के फर्दर पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह पास्ट के भी, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरह से फ्यूचर के, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हमें ये इस सीरियल में नहीं पढ़ना है कि पहले प्रेजेंट के सारे फिनिश कर रहे हैं, कि पहले प्रेजेंट के सारे फिनिश कर रहे हैं, फिर पास्ट के सारे फिनिश कर रहे हैं, और फिर फ्यूचर के सारे फिनिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं, ये जो 12 बॉक्सेस आपको पढ़ाए जा रहे हैं इनको उसी सीरियल में पढ़ना है जो सीरियल यहाँ मैं बताऊंगा। बॉक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 बॉक्सेस हैं टेंस के। इनको इसी सीरियल में पढ़ना है और ये बड़ा दिमाग खर्च करके बनाए गए हैं। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो शुरू के 3 बॉक्स हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। अगर हेल्पिंग वर्ब डू डज है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब डिड है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब विल शैल है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तब इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगता है। जब ये हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आती है तब इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म बनता है। बस यही फर्क है स्कूल वाली ग्रामर में और स्पीकिंग वाली ग्रामर में, कि मेन वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म हम देखेंगे, या तो मेन वर्ब का ING फॉर्म लेकर चलेंगे, या फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लेकर चलेंगे, या फिर मेन वर्ब का ING फॉर्म ही होगा, वो भी बीन के साथ। तो स्कूल वाली ग्रामर में हम सीखते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES, सेकंड फॉर्म, वो सही था। लेकिन स्पीकिंग करते समय हमारा फोकस हमारी मेन वर्ब पे होगा और वो 4 तरह से आ सकती है, या तो फर्स्ट फॉर्म बन के, या तो ING बन के, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन के, या फिर बीन के साथ वर्ब ING बन के। तो आइए फटाफट ये 12 बॉक्सेस फिनिश कर लेते हैं। और ये मेरा चैलेंज है कि किसी भी बॉक्स को पढ़ते समय आपको ये अफसोस नहीं होगा कि मुझे आती हुई चीज पढ़नी पड़ रही है। आप उसमें कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे, ये मेरा वादा है। तो आइए बात करते हैं बॉक्स 1 की। लेकिन बॉक्स 1 पढ़ने से पहले ट्रांसलेशन में हमें कितने टाइप के सेंटेंस मिल सकते हैं? तो ट्रांसलेशन में हमें 6 तरह के सेंटेंस मिल सकते हैं, 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पर तो 4 ही दिए हुए हैं और बात की मैंने 6 की। तो ऐसा इसलिए कि ये जो इंट्रोगेटिव है और डबल इंट्रोगेटिव है इनमें नॉट ऑप्शनल होता है, आता है नहीं आता है। तो ये 2 तरह के हो गए। डबल इंट्रोगेटिव में भी नॉट आता है या नहीं आता है, तो ये भी 2 तरह के हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 तरह के सेंटेंसेस हमको मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सुन लीजिए। आई एम लुकिंग स्मार्ट पॉजिटिव है, आई एम नॉट लुकिंग स्मार्ट नेगेटिव है, एम आई लुकिंग स्मार्ट इंट्रोगेटिव है, एम आई नॉट लुकिंग स्मार्ट नॉट वाला इंट्रोगेटिव है, वाई एम आई लुकिंग स्मार्ट डबल इंट्रोगेटिव है, वाई एम आई नॉट लुकिंग स्मार्ट नॉट वाला डबल इंट्रोगेटिव है। तो पॉजिटिव सेंटेंस आप समझते हैं, इसे अफर्मेटिव भी कहते हैं। नेगेटिव आप समझते हैं, इसमें नॉट जरूर आता है। और अगर नॉट नहीं होता तो नो, नेवर, नीदर, नॉर, ऐसा कुछ ना कुछ जरूर आता है जिससे सेंटेंस के नेगेटिव होने का पता चलता है। इंट्रोगेटिव में अगर येस और नो में जवाब पॉसिबल है तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव होता है। और अगर WH वर्ड इन्वॉल्व हो जाता है, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, तो ये डबल इंट्रोगेटिव होता है। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। अफर्मेटिव,
यू आर प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, नॉट वाला इंट्रोगेटिव, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। डबल इंट्रोगेटिव, वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, नॉट वाला डबल इंट्रोगेटिव, वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से इन 6 के अलावा और कोई टाइप नहीं होता। तो आइए अब बॉक्स 1 पे फोकस करते हैं। बॉक्स 1 था प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको क्या प्लानिंग समझाई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत भूलना। हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस की चिंता करनी है। तो आइए सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव बनाना सीखते हैं। जब पॉजिटिव बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू डज नहीं है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस इन्वॉल्व होंगे। और ये एस या ईएस तभी आएगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तभी एस या ईएस लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो फिर एस या ईएस नहीं लगेगा। अब जो लोग एस या ईएस देख के कंफ्यूज हो रहे हैं वो भी अपना कंफ्यूजन दूर कर लें। किसी वर्ब में ईएस तब लगाते हैं जब वो वर्ब एसएच से खत्म होती है, या सीएच से, या एस से, या एक्स से, या फिर ओ से। जैसे गो है, ओ से एंड हो रहा है तो इसमें ईएस लगेगा। रीच है, सीएच से एंड हो रहा है तो इसमें ईएस लगेगा। तो एस एच, सी एच, एस, एक्स, ओ, इनके अलावा जितनी भी वर्ब है रेस्ट, उन सब में एस लगता है। प्ले है, अब ये प्ले ना तो एस एच से एंड हो रहा है, ना सी एच से, ना एस से, ना एक्स से, ना ओ से, ये तो सिंपली वाई से एंड हो रहा है, तो इसमें सिंपली एस लगाएंगे। और ईएस सिर्फ वहीं लगाएंगे जहां पर एस एच, सी एच, एस, एक्स या ओ से एंड हो रहा है। तो हमने सीखा कि सिंगुलर के साथ ही एस या ईएस का ख्याल करना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ईएस के बारे में सोचना भी नहीं है। राम है तो गोज होगा, दे है तो गो होगा। राम सिंगुलर है तो वर्ब में ईएस आया है, दे प्लूरल है, बहुवचन है, तो गो में एस ईएस नहीं आया है। अच्छा, आपको क्या लगता है जब कोई अंग्रेजी बोलता होगा तो वो क्या ये सारे रूल्स याद करता होगा, या ये सब कुछ उसके मुंह से नेचुरली निकलता होगा? तो जवाब है कि नेचुरली निकलता होगा। अच्छा, हमारे मुंह से नेचुरली क्यों नहीं निकलता? क्योंकि हमें किसी भी रूल की जड़ नहीं पता है। रूल कैसे बना, क्यों बना, हमें नहीं पता। हमें बस रटाया जाता है और हम रट लेते हैं। लेकिन इस चैनल में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, रटना मना है। हर एक रूल, हर एक फैक्ट की तह तक आपको लेकर के जाएंगे। जैसे अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये एस ई एस वाला रूल अस्तित्व में कैसे आया। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं, इनको भगवान ने बनाया या इंसान ने बनाया? जाहिर सी बात है, इंसान ने बनाया। अच्छा, अब ये बताइए, अगर इंसान ने बनाया तो पागल कुत्ते ने काट लिया तो नियम बना दिया, या फिर कुछ सोचा समझा तो नियम बनाया? जाहिर सी बात है, कुछ सोचा समझा तो नियम बनाया। तो जो ये रूल है एस ई एस लगाने वाला, कब लगेगा कब नहीं लगेगा, इसमें उस इंसान ने क्या दिमाग लगाया ये मैं आपको बताऊंगा। उस नियम निर्माता ने क्या दिमाग लगाया, आज ये आप पहली बार जानोगे। तो देखिए, ये जो एस ई एस है, दरअसल ये वर्ब को प्लूरलाइज करना है, क्रिया का बहुवचन बनाना है। जैसे बॉक्स का प्लूरल बहुवचन क्या होता है, बॉक्सेस। फॉक्स का फॉक्सेस, टॉय का टॉयज। उसी तरह से क्रिया के भी बहुवचन होते हैं। गो का गोज, प्ले का प्लेज, ईट का ईट्स, थिंक का थिंक्स। तो जब कर्ता सिंगुलर होता है तो क्रिया प्लूरल होती है, जब कर्ता प्लूरल होता है तो क्रिया सिंगुलर होती है। यानी उस नियम निर्माता ने बनाया तराजू का सिद्धांत। जैसे तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं, वैसे ही
अगर इधर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वर्ब को प्लूरल कर दो, अगर इधर प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब को सिंगुलर ही रहने दो। यही वजह है कि अंग्रेज धड़ल्ले से इंग्लिश बोल पाते हैं, क्योंकि जैसे ही उनकी जुबान से निकलता है सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब अपने आप प्लूरल हो जाती है, जैसे ही उनके मुंह से निकलता है प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब अपने आप सिंगुलर हो जाती है। इसे बोलते हैं मसल मेमोरी। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी होगा, ही बोलेंगे तो गोज निकलेगा, वी बोलेंगे तो गो निकलेगा। बट प्रैक्टिस आपको प्रोएक्टिव बन के ही करनी है। और प्रोएक्टिव क्या होता है इसके लिए डे 0 जरूर देखिए। तो सब कुछ तो हम सीख गए कि सिंगुलर के साथ वर्ब में SEIS लगता है, प्लूरल के साथ वर्ब में SES नहीं लगता है। कुछ बुक्स में आपने पढ़ा होगा I, we, you, they, इनके साथ वर्ब में SES नहीं लगता है, लेकिन ये रूल अननेसेसरी है क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल में तो सब काउंट हो रहा है। दे प्लूरल है, SES नहीं लगता है। यू का मतलब तुम नहीं, यू का मतलब आप, और आप में कई लोग हो सकते हैं तो ये भी प्लूरल है, कोई जरूरत नहीं है। वी माने हम, ये भी प्लूरल है, कोई जरूरत नहीं। तो जब प्लूरल का नियम हमने सीख लिया है तो आई वी यू दे को अलग से समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर आई थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है कि आई सिंगुलर है या प्लूरल, लेकिन उससे पहले हम ये सेंटेंसेस बनाएंगे। इन सेंटेंसेस के बाद मैं आऊंगा आई पर और आपको बताऊंगा आई से रिलेटेड कुछ चौंका देने वाली बातें। पर पहले इन सेंटेंसेस को करते हैं। वह अपने पौधों को पानी देता है। तो इसमें सब्जेक्ट आपको क्या समझ में आ रहा है? ही। अब अपने की इंग्लिश मत, अब यहाँ अपने की इंग्लिश अवर और पौधों की इंग्लिश प्लांट, को की इंग्लिश आपको मिलेगी नहीं, पानी की इंग्लिश वाटर। अगर आपने लिखने का प्रयास किया तो सारा गुड़ क्या हो जाएगा? गोबर। क्योंकि हिंदी से इंग्लिश नहीं बनती है, इंग्लिश के रूल से ही इंग्लिश का सेंटेंस बनता है। और रूल क्या कह रहा है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लो ही। अब वर्ब ढूंढिए। पानी देना, पानी देना की इंग्लिश होती है वाटर। वाटर एक नाउन भी है पानी, लेकिन वाटर एक क्रिया भी है पानी देना। इसमें S या ES ING लग सकता है। तो बताइए ही के साथ वाटर में S या ES आएगा या नहीं आएगा? S आएगा या ES आएगा? SH CH SXO तो है नहीं, तो वाटर में सिंपली आएगा S। अपने पौधों को तो आवर प्लांट्स मत लिखिए, ही के लिए होगा हिज प्लांट्स। शी होता तो हर प्लांट्स, दे होता तो दियर प्लांट्स, आई होता तो माई प्लांट्स, वी होता तो अवर प्लांट्स। अब इसे बनाइए। तुम हकलाते हो। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला सब्जेक्ट क्या है? तुम यानी यू। क्रिया को करने वाला ही सब्जेक्ट होता है, क्रिया को करने वाला ही तो सब्जेक्ट होता है। ऊपर पानी कौन दे रहा था? ही। यहाँ पर हकला कौन रहा है? यू। अब हकलाना की इंग्लिश क्या होती है? स्टैमर। स्टैमर। आर को फुल्ली साइलेंट नहीं करना है, लेकिन फुल्ली बोलना भी नहीं है। स्टैमर। अब देखिए, इंग्लिश बोलते समय आप अपना मुंह जितना कम खोलेंगे, आपको इंग्लिश बोलने में आसानी उतनी ही ज्यादा होगी। बड़ा सा मुंह खोलेंगे स्टैमा, अब रा कैसे साइलेंट करोगे? मुंह तो आप ही अटक गया। तो छोटा सा मुंह खोलिए स्टैमर, तो रा पे अपने आप आकर के जीभ रुक जाएगी। यू स्टैमर, फुल स्टॉप। स्टैमर माने होता है हकलाना। तो अभी तक आपने कुछ ऐसी बातें सीखी जो आपको पहले से पता थी, और कुछ ऐसी भी बातें सीखी जो आपको आज पता चली हैं। उसी में से एक बात और आप सीखने वाले हो जो आपको आज पता चलेगी, वो है आई। आई क्या होता है? सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? सबसे पहले तो ये बताइए। कुछ लोग तो हार ही मान लेंगे, गिव अप कर देंगे, लेकिन कुछ लोग जो दिमागदार हैं वो इसे पास्ट टेंस में ले जाएंगे और ये सोचेंगे कि पास्ट टेंस में तो आई वॉज होता है, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज ईटिंग, तो प्रेजेंट टेंस में भी आई सिंगुलर होगा, क्योंकि वहां पर तो आई के साथ वर आया नहीं, वॉज आया, क्योंकि आई सिंगुलर था। तो यहाँ पर भी आई क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन अगर आई सिंगुलर होगा तो आई गोज क्यों नहीं होता? तो यहीं पर हमारी गाड़ी फंस गई। तो सबसे पहले तो जवाब सुनिए, और जवाब ये है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल होता है। प्लूरल यानी बहुवचन होता है। आई एक वचन होता है कि बहुवचन? तो जवाब है प्रेजेंट टेंस में आई बहुवचन। अब आप कहोगे साबित करिए, तो साबित भी करेंगे।
आई के साथ गो आता है, गोज नहीं होता, क्योंकि आई होता है प्लूरल प्रेजेंट टेंस। और अब बारी है इसे साबित करने की कि आई प्लूरल है। फिर से मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, रूल भगवान ने बनाया या इंसान ने बनाया? इंसान ने बनाया। इंसान ने कुछ सोचा समझा तब बनाया या पागल कुत्ते ने काट लिया तो बनाया? तो जवाब है कि सोच समझ के बनाया। तो देखिए, अब देखिए, आई बड़ा ही पावरफुल वर्ड है और आई को नहीं मानते हैं तो मैं को तो मानते ही होंगे। आपको याद है टीवी में वो वाला सीन जब लड़की की शादी दहेज की वजह से रुक जाती है, लड़के वाले डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें पैसे चाहिए और लड़की वाले के पास होते नहीं हैं, तो वो अपनी पगड़ी उतार के लड़के वालों के सामने रख देता है और फिर लड़के वाले उस पगड़ी को फुटबॉल बना देते हैं और मंडप छोड़ के चले जाते हैं। फिर लड़की का बाप रोता हुआ चिर परिचित लाइन बोलता है, अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो भीड़ को चीरते हुए एक नौजवान आता है और वो क्या बोलता है? मैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मैं एक बड़ा ही पावरफुल वर्ड है। प्रेजेंट टेंस में जब हम मैं बोलते हैं तो बोलता है हमारा शरीर और बोलती है हमारी आत्मा। तो शरीर और आत्मा मिलाकर कितने लोग हो गए? एक की दो? दो। तो ये एक वचन हुआ कि बहुवचन? ये हुआ बहुवचन, इसका मतलब आई है बहुवचन। अब आप बोलोगे कि अगर ये इसका एक्सप्लेनेशन है तो फिर आई माने ही मैं क्यों होता है? ए बी सी डी में तो बहुत सारे लेटर्स हैं, ए बी सी से लेके जेड तक, इसमें आई को ही मैं क्यों कहा? जेड माने मैं क्यों नहीं रखा गया? वाई माने मैं क्यों नहीं रखा गया? बी माने मैं क्यों नहीं रखा गया? आई माने ही मैं क्यों रखा गया? क्योंकि ए बी सी डी में आई किस नंबर पर आता है? 9वें नंबर पे। और प्रेजेंट टेंस में मैं बड़ा पावरफुल होता है, आई माने मैं। यही सोच करके 9वीं पोजीशन के लेटर आई को मैं बनाया गया। अब आप कहोगे 9 ही क्यों? क्योंकि 9 है एक मैजिकल नंबर। देखिए कैसे, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 त्रिक 27, 2 और 7 9, 9 गुणे 11 99। अरे अब कैसे 9 आएगा? तो देखिए 9 9 18, 1 और 8 9। तो बहुत देर से हम लोग ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, सारे रूल सीख लिए जो बुक में लिखे थे, वो भी रूल सीख लिए जो बुक में नहीं लिखे थे। कोई रूल क्यों और कैसे बना, नियम निर्माता ने क्या दिमाग लगाया, वो सारी बातें हमने सीख ली। अब बात करते हैं नेगेटिव की। अब देखिए, जैसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस बनना शुरू होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब दौड़ के आ जाते हैं। अभी तक जब पॉजिटिव बन रहा था तो ये हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहे थे, तभी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का ख्याल करना पड़ा। लेकिन अब क्योंकि ये आ गए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब बिंदास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, एस या ईएस वाले रूल को डूडस संभाल लेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, डज नॉट, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसी में फिल करते चले जाएंगे, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर हिंदी की इंग्लिश बनाएंगे तो कभी ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तुम जमहाई नहीं लेते हो, सब्जेक्ट क्या होगा? तुम, इंग्लिश यू। अब जमहाई की इंग्लिश मत ढूंढो, पहले ये देखो कि डज नॉट लगेगा या डू नॉट लगेगा। तो यू को मैंने बताया प्लूरल मान के चलिए और लगाइए डू नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है जमहाई लेना, इसकी इंग्लिश होती है YAWN, यॉन। यू डू नॉट यॉन, तुम जमहाई नहीं लेते हो। नेक्स्ट है वह लॉन की घास को छोटा नहीं करता है। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, सब्जेक्ट की जगह क्या होगा? वह, इंग्लिश ही। अब फिर से लॉन, घास, छोटा, भूल जाइए ये सब, क्योंकि हमें देखना है डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। तो ही के बाद क्या आएगा? डज नॉट। अब चिंता करिए कि वर्ब क्या होगी। लॉन की घास को छोटा करना, इस पूरे वर्ब की इंग्लिश, लॉन की घास को छोटा करना, ये पूरा का पूरा वर्ब है और इतना बड़ा वर्ब सिंगल वर्ड में तो आएगा नहीं। इसकी इंग्लिश होती है MOW, मो द लॉन। ही डज नॉट
मो द लॉन। अब इसी मो द लॉन में सब कुछ आ गया, घास भी आ गई, छोटा करना भी आ गया, लॉन भी आ गया। तो इससे पहले कि हम अगली स्लाइड पर चलें, एक बार रिवाइज कर लीजिए। वह अपने पौधों को पानी देता है, ही वाटर्स हिज प्लांट्स। तुम हकलाते हो, यू स्टैमर। तुम जम्हाई नहीं लेते हो, यू डू नॉट यॉन। वह लॉन की घास को छोटा नहीं करता है, ही डज नॉट मो द लॉन। अब देखिए, हकलाना की इंग्लिश सीख गए हैं तो तुतलाना की इंग्लिश भी जान लीजिए। तुतलाना की इंग्लिश होती है लिस्प। तो उम्मीद है कि आपको बॉक्स 1 समझ में आ रहा होगा। बॉक्स 1 है प्रेजेंट सिंपल, डू डज। हिंदी में इन्हें पहचानते हैं, वर्ब के लास्ट में होता है ता है ती है। सेंटेंस के लास्ट में नहीं, वाक्य के अंत में ता है ती है नहीं देखना है, क्रिया के अंत में ता है ती है ये देखना है। क्योंकि मेरा नाम सीता है, इसमें भी ता है, उसका नाम प्रीति है, इसमें भी ती है, मेरे घर में 2 तोते हैं, इसमें भी ते हैं। लेकिन ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। जब क्रिया के अंत में ता है ती है ते है आता है, जैसे राम लिखता है, वह जाता है, छोटा बच्चा खेलता है, ये सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यही हम सीख रहे हैं। पॉजिटिव बनाना हमें आ गया है, नेगेटिव बनाना हमें आ गया है। अब बारी है इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला समझ लीजिए। हेल्पिंग वर्ब उछल करके पहले आ जाती है, डू प्लूरल कर्ता के साथ, डज सिंगुलर कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डज, बहुवचन कर्ता के साथ डू। और यहां से हमारा सेंटेंस शुरू होगा। डज डू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट ऑप्शनल है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भूलना नहीं और बाकी बचता है ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये सिंपल इंट्रोगेटिव है। इन क्वेश्चंस की शुरुआत हिंदी में क्या से होती है और जवाब यस या नो में होता है। आप खुद ही देख लीजिए, क्या वो परफ्यूम लगाता है, यस या नो। क्या वो तुमको समझाता है, यस या नो। तो क्या से शुरू होने वाले, यस और नो में जवाब मिलने वाला, यस और नो में पॉसिबल आंसर वाले सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव होंगे और उनका फॉर्मूला है ये। तो आइए बनाते हैं। क्या वह परफ्यूम लगाता है। सबसे पहले तो देखिए कि सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही के लिए क्या लगेगा, डज या डू, डज। डज तब लिखिए ही, नॉट नहीं आएगा। वर्ब, वर्ब है परफ्यूम लगाना। तो देखिए, परफ्यूम लगाना की इंग्लिश होती है वेयर परफ्यूम। जो शब्द हम कपड़ा पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वियर, वही है। यानी अंग्रेजों का ये मानना है कि जैसे कपड़े पहने जाते हैं वैसे ही शरीर पर परफ्यूम का आवरण चढ़ाया जाता है, इसीलिए वो इसके लिए वेयर शब्द लगाते हैं। डज ही वेयर परफ्यूम। नेक्स्ट है, क्या वह तुमको समझाता है। तो अगेन हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, और इसीलिए ये शुरू होगा डज से, डज ही। अब देखिए, तुमको समझाता है, ये पूरी पूरी वर्ब है और जब इतनी बड़ी वर्ब होती है तो वो एक वर्ड में नहीं होती है। ऐसी वर्ब्स को डिक्शनरी में ढूंढने का भी कोई फायदा नहीं है। मैं बताऊंगा, किसी को समझाना की इंग्लिश होती है मेक समबडी अंडरस्टैंड। अब क्योंकि सब्जेक्ट कोई और है तो उसके बाद ये जो समबडी है ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। कहने का मतलब है मेक हिम अंडरस्टैंड, मेक हर अंडरस्टैंड, मेक मी अंडरस्टैंड, मेक देम अंडरस्टैंड, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तुमको समझाता है, मेक यू अंडरस्टैंड। क्या वह तुमको समझाता है, डज ही मेक यू अंडरस्टैंड। आइए अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या बताया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड की एंट्री होगी WH में, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, और हिंदी सेंस में ये जो वर्ड है ये बीच में आएगा। तुम क्या खाते हो, वह कहाँ जाता है, वह क्यों खेलता है। और इन सेंटेंसेस का आंसर यस या नो में नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन मांगते हैं ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और इन्हें इंग्लिश स्पीकिंग में माना जाता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम है, जो ऊपर था वही नीचे है, सिर्फ डज या डू के पहले आ गया है क्वेश्चन वर्ड। तुम खाना चप चप करके क्यों खाते हो। तो देखिए, क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। वाई के बाद डज आएगा या डू आएगा, कौन बताएगा, सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट क्या है, तुमको इंग्लिश में कहते हैं यू, यानी यहाँ पर आएगा डू। डज नहीं आएगा,
आएगा डू। वाई डू यू। अब देखिए चप चप करके खाना ये वर्ब है, और जिन लोगों ने मेरा डे 3 वाला वीडियो देखा है जिसमें 5 स्टार होटल के टेबल एटिकेट सिखाए गए थे, उन्हें पता होगा कि वर्ब क्या होगी इंग्लिश में। चप चप करके खाना खाना, इसकी इंग्लिश होती है चॉम्प द फूड। वही यहाँ चिपका दीजिए, वाई डू यू चॉम्प द फूड। तुम खाना चप चप करके क्यों खाते हो। नेक्स्ट है वह कैसे छींकता है। कैसे की इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड है ये। कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। नेक्स्ट डज आएगा या डू आएगा, ये कौन बताएगा, सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट क्या है, वह। वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, तो ही से पहले क्या लगेगा, डू या डज, डज लगेगा। हाउ डज ही। छींकना की इंग्लिश होती है स्नीज। स्नीज माने छींकना, तो वह कैसे छींकता है, हाउ डज ही स्नीज। तो ये था आपका बॉक्स 1 प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक खास बात जान लीजिए, जैसे कि हावड़ा ब्रिज होता है, इस पर ट्रांसपोर्टेशन आता रहता है जाता रहता है, आता है जाता है। उसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये बताता है कि कोई काम रूटीन में है। खाना खाता है तो एक दिन नहीं खाता है, खाना खाता है। छींकता है तो जीवन में एक बार नहीं छींकता है। परफ्यूम लगाता है तो केवल अपनी शादी में परफ्यूम नहीं लगाता है, ये उसका एक रूटीन प्रोसेस है। हकलाता है तो 5 मिनट के लिए नहीं हकलाता है, वो हकलाता ही है। तो ये एक रूटीन प्रोसेस बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसको हल्के में लेने की गलती मत करना, स्कूल बुक में ये नहीं बताया गया होगा। जान लीजिए जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हाँ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। अर्थ मूव्स राउंड द सन। जितनी भी सेइंग्स होती हैं, मुहावरे होते हैं, कहावतें होती हैं, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 makes 4। अब देखिए मैंने यहीं पर 2 विवादों को जन्म दे दिया। पहला विवाद ये कि अर्थ मूव्स राउंड द सन होगा तो फिर द अर्थ कब लगता है, अर्थ सही होता है कि द अर्थ सही होता है। इसका जवाब भी आपको इस पूरे कोर्स के बीच में मिलेगा। 2 and 2 makes 4 सही होता है या 2 and 2 make 4 सही होता है। 2 and 2 को सिंगुलर ट्रीट करें या 2 and 2 को प्लूरल ट्रीट करें, क्योंकि 2 and 2 सिंगुलर लेंगे। 2 and 2 अगर हम इसे सिंगुलर मानेंगे तब तो मेक्स 4 होगा, लेकिन अगर हम इसे प्लूरल मानेंगे तो 2 and 2 मेक 4 होगा। तो कौन सा सही है, 2 and 2 मेक्स 4 या फिर 2 and 2 मेक 4? इसका भी जवाब आपको इसी स्पीकिंग कोर्स में कहीं ना कहीं मिलेगा। नेक्स्ट है जितनी भी कमेंट्री होती हैं लाइव, चाहे वो क्रिकेट की कमेंट्री हो या फुटबॉल की कमेंट्री हो या हॉकी की कमेंट्री हो, इवन कबड्डी की कमेंट्री हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। धोनी गोज फॉर द हेलीकॉप्टर शॉट, कोहली पुशेस हार्ड, बुमराह स्विंग्स द बॉल। तो ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थे। और जितनी भी न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं, अगर अभी आपके घर में इंग्लिश न्यूज़पेपर हो तो अभी चेक कर लीजिए, या किसी भी न्यूज़पेपर में देख लेना, नेट पर सर्च कर लेना, जितनी भी हेडलाइंस होती हैं इंग्लिश में वो सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। जैसे कि कोरोना किल्स 500,000 वर्ल्ड वाइड, तो कोरोना किल्स 500,000 वर्ल्ड वाइड ये एक हेडलाइन है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसी तरह से कोई भी हेडलाइन आप देखोगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही मिलेगी। आई होप कि आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी। क्लास थोड़ा लंबी हो गई, एक्चुअली हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, इसी खुशी में मैंने टाइम का ख्याल नहीं किया। बाकी अगर आप हमारे कंटेंट को एंजॉय कर रहे हो तो हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, चाओ, टेक केयर।